हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्री प्रोसेसर के बारे में। देखो, एक छोटा सा टॉपिक है सी लैंग्वेज में, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन को आपके पूछ लेता है। तो प्री प्रोसेसर होता क्या है, कितने टाइप होते हैं, कैसे इनको डिफाइन किया जाता है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसके नाम के बारे में बात करते हैं। प्री प्रोसेसर, देखो प्री मतलब क्या होता है? प्री मतलब होता है पहले, और प्रोसेसर का मतलब है प्रोसेस होने से पहले। तो प्री प्रोसेसर का मतलब क्या हो गया? प्रोसेस होने से पहले जो कोड रन किया जाता है उसी क्या बोलते हैं? प्री प्रोसेसर कहा जाता है। अब प्रोसेस का मतलब क्या है? यहाँ पे एक्चुअली कंपाइलेशन की बात हो रही है कि आपका जो कोड है, जो प्रोग्राम आपका वो कंपाइल होने स्टार्ट होता है, उससे पहले जो कोड आपका रन किया जाता है वो कहलाता है प्री प्रोसेसर। क्लियर है? तो देखो, प्री प्रोसेसर कंपाइलर से पहले कोड को मॉडिफाई करने वाला प्रोग्राम होता है, यानी कि ऐसा प्रोग्राम का सेट होता है, या फिर आप ऐसा कोड मान सकते हो उसको, जो कि कंपाइलेशन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले एग्जीक्यूट किया जाता है। क्लियर? यह इंस्ट्रक्शन को हैशटैग सिंबल से पहचानता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि अगर आपसे पूछे कि प्री प्रोसेसर कौन से सिंबल से डिफाइन किया जाता है, तो आपका आंसर होगा हैश सिंबल। किसी भी प्री प्रोसेसर को हमेशा हैश सिंबल से ही स्टार्ट किया जाता है, इसके आगे उस प्री प्रोसेसर का नाम लिखा जाता है। अब कौन से होते हैं प्री प्रोसेसर, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हैशटैग सिंबल से किसी प्री प्रोसेसर को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, एक बात बताओ, आपने हैशटैग सिंबल का यूज करके सी प्रोग्राम में एक चीज लिखी होगी, बताओ, याद करो कौन सी चीज थी? उसका नाम था हेडर फाइल। याद है आपको? हेडर फाइल जब भी हम स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले हैशटैग सिंबल से। आगे लिखते हैं ना उसमें हैश इंक्लूड stdio.h, लिखा है आपने, सी प्रोग्राम में बनाया था, सी का आर्किटेक्चर देखा था, उसमें पढ़ा था हमने। तो हैशटैग, ये जो अपनी हेडर फाइल है, ये भी क्या एक टाइप का प्री प्रोसेसर होता है, यानी कि अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने से पहले, कंपाइल होने से पहले इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। क्लियर? अब कितने टाइप के आपके प्री प्रोसेसर होते हैं सी लैंग्वेज में, चलिए देखते हैं। तो आपके मेनली यहाँ पे 4 टाइप के प्री प्रोसेसर होते हैं सी लैंग्वेज में। कौन कौन से? सबसे पहले नाम देखते हैं। पहला होता है एक मैक्रो एक्सपेंशन, सेकेंड होता है फाइल इंक्लूजन। देखो, फाइल इंक्लूजन वही है, अपना हेडर फाइल की बात हो रही है यहाँ पे। थर्ड होता है आपका कंडीशनल कंपाइलेशन, और फोर्थ होता है अदर डायरेक्टिव, यानी जो भी इन तीनों के अलावा जो रह गए वो सारे सारे अदर डायरेक्टिव्स में हम इंक्लूड करते हैं। तो एक एक करके चारों को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैक्रो एक्सपेंशन की। अब मैक्रो एक्सपेंशन होता है क्या? बेसिकली किसी भी कांस्टेंट या फिर किसी भी आपको कोई नंबर है, उसको अगर आप कोई निकनेम देना चाहते हो ना, बेसिकली उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? मैक्रो यूज करते हैं। मैक्रो का बेसिकली मतलब क्या है यहाँ पे? मैक्रो का मतलब है निकनेम। निकनेम का मतलब समझ गए आप? जैसे आपका नाम कुछ होगा, ऑफिशियली आपका नाम कुछ है, लेकिन आपको घर पे किसी और नाम से बुलाया जाता है प्यार से, तो वही बात है यहाँ पे। यानी कि इस वैल्यू को हम क्या देते हैं? कोई नाम दे देते हैं, ताकि अगर आगे चल के प्रोग्राम में उस वैल्यू को हम यूज करें तो उस नाम से उसको पहचाना जाए। क्लियर? तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इसका डिफाइन होता है हैशटैग डिफाइन से। देखो, हैशटैग सिंबल तो सब में लगेगा, जो भी प्रोसेसर होंगे आपके हैशटैग सिंबल से स्टार्ट किए जाएंगे। उसके आगे डिफाइन का मतलब क्या है यहाँ पे? मैक्रो को डिफाइन करना। अब देखो, एक चीज आपने एक प्रोग्राम पढ़ा, सॉरी एक वीडियो देखा होगा कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट में क्या होता था? हम 2 टाइप से कांस्टेंट को डिफाइन करते थे, याद करो। पहला क्या टाइप होता था? एक तरीका होता था कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके, और दूसरा तरीका होता था हैशटैग डिफाइन का यूज करके। याद है आपको? यानी कि कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए हम 2 तरीके यूज करते हैं, एक तो कांस्टेंट कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके, दूसरा होता है हैश डिफाइन का यूज करके। तो हैश डिफाइन बेसिकली होता क्या है? मैक्रो होता है। मैक्रो मतलब इसमें किसी वैल्यू को हम एक निकनेम दे देते हैं। क्लियर? तो जैसे फॉर एग्जांपल इसके सिंटेक्स की बात करूं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हैश डिफाइन लिखेंगे। उसके बाद में जो नाम आपको देना है वो लिखोगे। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे पाई, तो पाई क्या है? एक नाम है जो मैंने किसको दिया है? जो मैंने इस वैल्यू को दिया है, यानी इसके आगे आप लिखोगे इसकी वैल्यू लिखोगे। क्लियर है? तो 3.14। अब आगे चल के कहीं भी हमें 3.14 यूज करना होगा तो हम 3.14 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे वहां पे? पाई लिखेंगे। तो जैसे ही हम पाई लिखेंगे, ऑटोमेटिकली कंपाइलर क्या समझ जाएगा? इसकी वैल्यू क्या है? 3.14 है। बात समझ में आ गई? यानी कि 3.14 को हमने एक नाम दे दिया पाई नाम से। क्लियर? तो एक तरीके से इसका यूज हम कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए भी यूज करते हैं। तो ये चीज लिखी हुई है यहाँ पे कि हैश डिफाइन को यूज कांस्टेंट या फिर कोड को शॉर्टकट नाम देने के लिए किया जाता है। बात समझ में आ गई? तो जैसे पाई का हर जगह 3.14 की तरह रिप्लेस हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मान लो हैश डिफाइन लिखा मैंने, अब आगे लिखा मैंने मैक्स 100। इसका मतलब क्या है कि 100 जो वैल्यू है उसको मैंने नाम दे दिया, क्या? मैक्स नाम दे दिया। अब आगे चल के अगर मैं कहीं पे भी मैक्स लिखता हूं तो मैक्स की वैल्यू क्या मानी जाएगी? 100 मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल
मान लो एक मैंने एरे बनाया इंट ए और उसको ब्रैकेट में लिख दिया, उसकी साइज में मैक्स लिख दिया, कहने का मतलब कि कितनी साइज का एरे बन जाएगा, आपकी 100 साइज का एरे बन जाएगा। तो हैश डिफाइन का मतलब समझ में आ गया, किसी भी कांस्टेंट को या फिर किसी वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए हम एक नाम देते हैं जिसको डिफाइन किया जाता है हैश डिफाइन सिंबल के जरिए। क्लियर? आगे चलते हैं। सेकंड है आपका फाइल इंक्लूजन। देखो नाम से पता लग रहा है फाइल इंक्लूजन। फाइल इंक्लूजन का मतलब क्या है, किसी भी फाइल को अगर आप अपने सोर्स कोड में इंक्लूड करना चाहते हैं, अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना चाहते हैं या फिर यूज करना चाहते हैं, तो किसके जरिए करेंगे, फाइल इंक्लूजन के जरिए करेंगे। क्लियर है जी? अब नाम किससे डिफाइन करते हैं इसको, हैश इंक्लूड से डिफाइन करते हैं। इंक्लूड का मतलब ही क्या होता है, शामिल करना हिंदी में। तो अगर आप किसी फाइल को अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो हैश इंक्लूड के जरिए कर सकते हैं। क्लियर है? तो सिंटेक्स की बात कर लेते हैं। तो ये रहा सिंटेक्स, इसका हैश इंक्लूड। अब इसके बारे में तो आप सब ऑलरेडी जानते हो, ये क्या है, यहाँ पे एक तरीके की हेडर फाइल है। अब देखो फाइल इंक्लूजन की बात करें ना, तो यहाँ पे दो टाइप की फाइल आप इंक्लूड कर सकते हो। कौन कौन सी? एक तो होती है लाइब्रेरी फाइल, जैसे ये वाली फाइल अपनी, ये कौन सी है, लाइब्रेरी फाइल है। लाइब्रेरी फाइल का मतलब, लाइब्रेरी फाइल, लाइब्रेरी फाइल का मतलब, या फिर इसको आप प्री डिफाइंड फाइल भी बोल सकते हो, प्री डिफाइंड फाइल। इसका मतलब है जो ऑलरेडी आपको अवेलेबल होती है अपने प्रोग्राम में, यानी जो पहले से लाइब्रेरी फंक्शंस वगैरह होते हैं वो सारे इनके अंदर आपके इंक्लूड होते हैं, यानी कि इनको यूजर खुद नहीं बनाता, ये ऑलरेडी आपका कंपाइलर आपको अवेलेबल कराता है। जैसे आपकी हेडर फाइल जो भी होगी सारी की सारी किसमें आती है, लाइब्रेरी फाइल्स के अंडर आती है। उसके अलावा सेकेंड टाइप की फाइल आती है अपनी यूजर डिफाइंड फाइल। ये वाली फाइल कौन सी है, यूजर डिफाइंड फाइल, यानी कि यूजर की खुद की बनाई हुई फाइल है। तो अगर यूजर खुद की बनाई हुई फाइल को इंक्लूड करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। अगर लाइब्रेरी फाइल को आपको इंक्लूड करना है तो आप किसका यूज करोगे, आप एंगल ब्रैकेट्स का यूज करोगे। अगर आपको यूजर डिफाइंड फाइल यूज करना है तो आप किसका यूज करोगे, आप डबल कोट्स का यूज करोगे, ये वाले। बस यही डिफरेंस होता है इन दोनों में। तो लाइब्रेरी फाइल कैसे इंक्लूड करते हैं हम, एंगल ब्रैकेट्स, इनको बोलते हैं एंगल ब्रैकेट्स। और बात करें यूजर डिफाइंड फाइल की, तो वो यहाँ पे डबल कोट्स का यूज करके इंक्लूड की जाती है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि हैश इंक्लूड डायरेक्टिव कंपाइलर को ये बताता है कि कौन सी फाइल आपको इंक्लूड करनी है। बात समझ में आ गई? अगर यही बात थी यहाँ पे लिखिए, एंगल ब्रैकेट्स का यूज कब करेंगे, जब हमें कोई स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड करनी होगी। और डबल कोट्स का यूज कब करेंगे, जब हमें यूजर डिफाइंड फाइल इंक्लूड करनी होगी। तो फाइल इंक्लूजन आपको क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। थर्ड नंबर का आपका था प्री प्रोसेसर, जिसका नाम है कंडीशनल कंपाइलेशन। अब कंडीशनल कंपाइलेशन होता क्या है, कंडीशन का मतलब क्या है, बेसिकली यहाँ पे नाम से पता लग रहा है कि अगर जो कंडीशन हम देंगे यहाँ पे कोड में, अगर वो ट्रू हुई तो ही उसके आगे वाला कोड आपका कंपाइल होगा, अदरवाइज फॉल्स होने पे नहीं होगा। तो जैसे आपने सिंपल बेसिक कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़े ना, इफ हो गया, इफ एल्स हो गया, एल्स इफ हो गया, वही सेम चीज यहाँ पे। वहां पे क्या होता था कि कंडीशन ट्रू होने पे अपना ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता था, फॉल्स होने पे एल्स वाला एग्जीक्यूट होता था। तो बट वही सेम चीज यहाँ पे कर रहे हैं, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम कंपाइलेशन की बात कर रहे हैं, यानी कंडीशन किस पे दे रहे हैं, कंपाइलेशन पे, कि अगर आपका ये वाला पार्ट ट्रू हो, ये कंडीशन ट्रू है, तो ये आगे वाला पार्ट कंपाइल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे भी बेसिकली वही सेम चीज, आपको तीन टाइप की चीजें मिलती है। क्या, एक तो होता है हैशटैग इफ, हैशटैग एल्स और हैशटैग एंड इफ। तो तीन टाइप के आपके कंडीशनल आपके कंपाइलेशन होते हैं। अब तीनों को समझते हैं। यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट आपका सेम ही रहेगा, जो कंडीशनल स्टेटमेंट में था वही सेम यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है? तो सी प्री प्रोसेसर की एक इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है जिसे हम कुछ हिस्से के कोड को कंडीशन के बेसिस पे कंपाइल कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको प्रोग्राम में एक ऐसा फीचर चाहिए कि ये वाला जो कोड है मेरा, वो पर्टिकुलर इस कंडीशन के ट्रू होने पे ही कंपाइल हो, अदरवाइज नहीं हो, तो हम किसका यूज करते हैं, हम कंडीशनल कंपाइलेशन का यूज करते हैं। ठीक है? यह स्पेशली तब यूजफुल होता है जब हम सेम प्रोग्राम को मल्टीपल सिस्टम या फिर डीबग रिलीज मोड में रन करना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में अगर डायरेक्ट पूछे आपसे कि बताओ हम कंडीशनल कंपाइलेशन का यूज कब करते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, जब हमें डीबग या फिर रिलीज मोड में इसको रन करवाना हो। क्लियर है जी? डीबग का मतलब क्या है, यहाँ पे एरर्स को करेक्ट करना, एरर फाइंड करना एंड उनको करेक्ट करना। तो अगर ये काम आपको करना हो तो उसके लिए बेस्ट होता है आपका कंडीशनल कंपाइलेशन। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब कंडीशनल कंपाइलेशन में जो तीन चार चीजें आपने देखी थी, इफ हो गया, एल्स हो गया, एलिफ हो गया और एंड इफ हो गया, इनका काम क्या होता है बता देता हूँ। यहाँ पे इफ की बात करें तो इफ का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई कंडीशन यहाँ पे गिवन होगी कि इफ में क्या देते हैं, हम कोई कंडीशन देते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ही इसके पार्ट अपना एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा,
अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, तो एल्स वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है, यही चीज लिखी हुई है कि यदि इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ऑल्टरनेट ब्लॉक रन करता है। ऑल्टरनेट ब्लॉक कौन सा, एल्स वाला ब्लॉक आपका। ठीक है, एलिफ क्या करता है, एलिफ बेसिकली एल्स इफ जैसा फुल फॉर्म होती है इसकी, एल्स इफ। कहने का मतलब अगर हमें एक से ज्यादा कंडीशन अपने प्रोग्राम में डालनी है तो हम किसका यूज करते हैं, हम एलिफ का यूज करते हैं। क्लियर है, जैसे इफ कंडीशन डाली, अगर मान लो ये फॉल्स हो गई तो किस पे जाएगा, दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन कौन सी, एल्स इफ वाली पे। मान लो ये भी फॉल्स हो गई तो अगर कोई तीसरी कंडीशन आपको डालनी है तो वो भी आप एल्स इफ के जरिए डाल सकते हो। तो एल्स इफ का काम क्या होता है, एल्स इफ का काम सिंपल है कि अगर आपको एक से ज्यादा कंडीशन यूज करनी है प्रोग्राम में तो आप एलिफ का यूज कर सकते हो। क्लियर, तो इफ एल्स जैसा ही काम करता है, एक कंडीशन फॉल्स तो दूसरी पे दूसरी फॉल्स, तीसरी पे तीसरी फॉल्स, चौथी पे। और अगर सारी फॉल्स हो गई तो किस पे जाएगा, एंड में एल्स वाले पार्ट पे जाएगा। तो एल्स वाला पार्ट कब एग्जीक्यूट होता है, जब अपना कंडीशन सारी की सारी फॉल्स हो जाती है। और लास्ट में होता है एंड इफ। नाम से पता लग रहा है कि कंडीशनल कंपाइलेशन को एंड करता है कि अगर सारी कंडीशन वाला पार्ट आपने खत्म कर लिया उसके लास्ट में आप क्या लगा दो, एंड इफ, जिससे कि कंपाइलर को पता लग जाए कि यहाँ पे जो भी अपना कंडीशन वाला पार्ट है वो सारा सारा खत्म हो चुका है। क्लियर, अब इसका एग्जांपल देखते हैं एक तरीके से। एग्जांपल यहाँ पे सिंपल लिखा है, देखो हैश डिफाइन का यूज करके हमने क्या किया, एक मैक्रो डिफाइन किया है, फिर आप बोल सकते हो कांस्टेंट डिफाइन किया है। उसका नाम क्या है कांस्टेंट का, डीबग नाम से, और वैल्यू क्या दी है मैंने यहाँ पे 1 दी है। तो अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा रहा हूँ, कौन सी, कि इफ डीबग, अगर आपने डीबग की वैल्यू क्या हो, 1 हो, तो क्या प्रिंट कर देगा भाई साहब, वो प्रिंट कर देगा डीबग मोड ऑन। अभी मैंने बताया था किस लिए यूज करते हैं, बेसिकली डीबगिंग के लिए या फिर इनके लिए यूज किया जाता है। तो डीबग मोड ऑन आपका प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 1 के अलावा कुछ और हो तो क्या प्रिंट होगा, तो एल्स वाला पार्ट प्रिंट होगा। क्या लिखा हुआ है इसमें, रिलीज मोड ऑन। बात समझ में आ गई। और लास्ट में क्या हो गया, एंड इफ हो गया। एंड इफ क्या शो करता है यहाँ पे, एंड इफ का काम इतना सही है कि जो आपका कंडीशन वाला पार्ट था यहाँ पे आके खत्म हो गया, इसके आगे कोई और कंडीशन नहीं है। क्लियर है चीज, तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर डीबग की वैल्यू 1 है तो कौन सा प्रिंट होगा, डीबग मोड ऑन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर डीबग की वैल्यू क्या है, 0 कर दे तो क्या प्रिंट होगा, रिलीज मोड प्रिंट होगा। क्लियर है चीज, तो इसका फायदा ये होता है कि हम बिना सोर्स कोड बदले आसानी से अलग अलग वर्जन बना सकते हैं। जैसे होता है ना, जब आप कोई सिस्टम डेवलप करते हो, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो उसके अलग अलग वर्जन हम बनाते हैं, 1.1, 1.2, 1.3। तो वो काम हम क्या कर सकते हैं, इसके जरिए कर सकते हैं। एक ही प्रोग्राम में हम अलग अलग वर्जन को बना सकते हैं, किसके जरिए, कंडीशनल कंपाइलेशन के जरिए। क्लियर है जी, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अपने फोर्थ और लास्ट प्री प्रोसेसर, जिनका नाम है अदर प्री प्रोसेसर। इसके अंदर कौन से आएंगे, जो भी हमने 3 पढ़ा है ना उसको उनको अलग हटा दें तो बाकी जितने भी बच गए वो सारे सारे इस अदर वाले में आ जाएंगे। तो पहला पार्ट है इसमें अनडेफ। अनडेफ नाम से पता लग रहा हो, अनडेफ का मतलब क्या है, अनडिफाइंड। फुल फॉर्म क्या है इसकी, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब कोई वैल्यू आपने अगर डिफाइन कर रखी है, कोई कांस्टेंट बना रखा है, जो मैक्रो हमने पढ़ा था, अगर आपने कोई मैक्रो डिफाइन कर रखा है उसको आपको वापस से हटाना है यानी अनडिफाइन करना है, तो किसका यूज करेंगे, अनडेफ का हम यूज करेंगे। तो मैक्रो को हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मैक्रो डिफाइन किया पाई, उसकी वैल्यू है 3.14। तो अगर आप इस वैल्यू को हटाना चाहते हो, मैक्रो को डिलीट करना चाहते हो, तो किसका यूज करोगे, अनडेफ लिख के आगे लिख दो पाई। तो पाई क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो अगर आपने पहले से किसी मैक्रो को डिफाइन किया है और अब आप उसे हटाना चाहते हैं तो अनडेफ का यूज करेंगे। क्लियर है जी, सिंपल एकदम। आगे चलते हैं। सेकंड है आपका इफ डेफ। इफ डेफ का काम क्या होता है कि अगर मैक्रो डिफाइंड है तब, यानी बेसिकली इसमें हम चेक करते हैं कि कोई मैक्रो डिफाइन किया गया है या फिर नहीं किया गया। कैसे चेक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एक मैक्रो डिफाइन किया, कौन सा, रेट नाम से, उसकी वैल्यू क्या है, 5 वैल्यू है। अब इफ डेफ का यूज कब करेंगे, कि अगर कोई मैक्रो डिफाइंड है या फिर नहीं है उसको चेक करने के लिए करेंगे बेसिकली। तो मैंने लिखा है यहाँ पे इफ डेफ रेट, यानी ये क्या चेक करेगा कि अपना रेट नाम का जो मैक्रो है वो डिफाइन किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ। अगर ये कंडीशन, बेसिकली कंडीशन ही एक तरीके से, अगर ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू है का मतलब अगर ये रेट पहले से डिफाइन की हुई है तो क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे रेट इज डिफाइंड प्रिंट करा देंगे हम। और यहाँ पे लास्ट में क्या लिखते हो आप, एंड इफ। एंड इफ क्या शो करता है, वापस बता रहा हूँ, एंड इफ का काम इतना सही है कि ये शो करता है कि हमारा जो कंडीशनल वाला पार्ट है ना, इफ एल्स वाला, ये सारा का सारे यहाँ पे आके खत्म हो गया, इसके आगे और कोई कंडीशन नहीं दी हुई। क्लियर, तो ये चीज यहाँ पे हो जाएगी। क्लियर, तो ये चेक करता है कि कोई मैक्रो डिफाइंड है या फिर नहीं, अगर है तो ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है। कहने का मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है इसका मतलब क्या है, अपना मैक्रो डिफाइन किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे।
इफ नॉट डिफाइन, इफ एंड डिफाइन लिखा हुआ लेकिन फुल फॉर्म क्या है इसकी, इफ एंड का मतलब क्या है, नॉट, इफ नॉट डिफाइंड। देखो दिखने में तो ऐसा भयंकर सा लगता है, क्या क्या पता क्या वर्ड लिखा हुआ, लेकिन सिंपल सा है। इफ का तो मतलब आपको पता है कंडीशन, एंड का मतलब क्या है, नॉट, और डेफ का मतलब क्या है, डिफाइंड। तो ये क्या चेक करेगा बेसिकली कि अगर मैक्रो डिफाइंड नहीं है तो क्या करना है। देखो एग्जांपल के तौर पे कि इफ नॉट डिफाइंड, पिछले वाले में हम क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे कि मैक्रो अपने डिफाइन किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ, ठीक है। अगर मान लो डिफाइन नहीं किया हुआ तो क्या करेंगे, तो हम उसको डिफाइन करेंगे, सिंपल सा काम है, ठीक है। तो इफ नॉट डिफाइंड रेट, कि अगर आपने रेट डिफाइन नहीं किया हुआ तब क्या होगा, उसको डिफाइन कर दो, सिंपल सा। इसके अंदर लिख देंगे हैज डिफाइंड रेट, उसकी वैल्यू डाल देंगे 10 या 15 जो भी आपको डालनी है वो, ठीक। और लास्ट में तो हमारा एंड इफ हमेशा आता ही आता है। तो अगर कोई मैक्रो डिफाइन किया गया या फिर नहीं किया हुआ, वो किससे चेक करेंगे, वो चेक करेंगे इसके पीछे वाला कौन सा था, इफ डिफाइन से। और अगर मैक्रो डिफाइन नहीं किया हुआ तो हम क्या करेंगे, इफ एंड डिफाइन क्या करता है, उसको डिफाइन करने का काम करता है। क्लियर है चीज, सिंपल है एकदम। एंड आगे चलते हैं अपना, फोर्थ नंबर पे है हैशटैग लाइन। तो लाइन का मतलब सिंपल सा है कि ये कंपाइलर को किसी पर्टिकुलर लाइन पे ले जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कंपाइलर है वो किसी पर्टिकुलर लाइन पे चला जाए तो किसका यूज करेंगे हम, हैशटैग लाइन से ये काम कर सकते हैं। तो कंपाइलर को मैन्युअली किसी लाइन नंबर पर बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा यहाँ पे हैशटैग लाइन, फिर लिखा आपने 100, तो 100 क्या शो कर रहा है, बेसिकली लाइन नंबर को शो कर रहा है। ये आप कंपाइलर को बता रहे हो कि ये 100 वाली लाइन पे आपको जाना है, ओके। और आप कंपाइलर को बता तो रहे हो 100 वाली लाइन पे जाना है, लेकिन ये भी तो बताना पड़ेगा कि कौन से वाले प्रोग्राम में जाना है। तो आगे क्या लिखते हो आप, उस प्रोग्राम का नाम लिखते हो, उस फाइल का नाम लिखते हो। अब देखो इसको डबल कोड में क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये क्या एक टाइप की यूजर डिफाइंड फाइल, ठीक है। तो यूजर डिफाइंड फाइल को हमेशा याद रखना, डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। और एक चीज आपको प्री प्रोसेसर में ध्यान रखनी है, अभी तक आपने देखा होगा जितने भी मैंने कोड्स लिखे हैं प्री प्रोसेसर के, किसी के भी लास्ट में अपना सेमीकोलन नहीं लगाया। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में देखो छोटी छोटी चीजों से क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्री प्रोसेसर की कोड के एंड में कभी भी सेमीकोलन नहीं आता है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है, आपको 4 छोटे छोटे कोड दे देगा प्री प्रोसेसर के, और बताओ इनमें से कौन सा वाला कोड एकदम सही है। तो आपको ध्यान रखना है कभी भी उसमें सेमीकोलन एंड में नहीं आता है। बाकी का जो भी कोड लिखते हैं हम हमेशा एंड में क्या लगाते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं, लेकिन इसमें नहीं आता है, ओके। तो इसका काम क्या है, बेसिकली मैंने अभी बताया कि कंपाइलर को अगर आप मैनुअली किसी लाइन पे ले जाना चाहते हो अपनी कोड की, तो इसका हैशटैग लाइन का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस डायरेक्टिव से आप एरर मैसेज में दिखाई जाने वाली फाइल नेम और लाइन नंबर को ओवरराइड कर सकते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। लास्ट में अपना आता है हैशटैग एरर। अब नाम से पता लग रहा है एरर का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी अगर आपको एरर आ गई प्रोग्राम में, तो अगर आप कुछ कस्टम मैसेज शो करवाना चाहते हो तो आप हैशटैग एरर का यूज कर सकते हो। हैशटैग एरर का मतलब क्या होता है, सिर्फ कस्टम एरर मैसेज को शो करवाने के लिए। अभी आपने क्या होता है, मान लो कोई प्रोग्राम में एरर आ गई, आपको कंपाइलर खुद से कुछ मैसेज शो करता है कि इस लाइन पे ये वाली एरर आपकी है। लेकिन अगर आप यूजर चाहे, प्रोग्रामर चाहे, तो खुद का भी मैसेज वहां पे प्रिंट करवा सकता है, किसका यूज करके, हैशटैग एरर का यूज करके। तो इसका काम क्या होता है, सिंपल है एकदम, कस्टम एरर मैसेज को जनरेट करने के लिए, ओके। कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोड लिखा हुआ छोटा सा, इफ नॉट डिफाइंड पाई है। अब मान लो अगर आपने कोई पाई नाम का मैक्रो है, कोई कांस्टेंट है, वो डिफाइन नहीं किया, तो क्या शो करना, आपको मैसेज शो कर सकते हो कि हैशटैग एरर और आगे डबल कोट में लिख दो पाई इज नॉट डिफाइंड, और लास्ट में देखो इफ कंडीशन यूज किए तो एंड में एंड इफ तो आना ही आना है, ठीक है। तो हैशटैग एरर का सिंपल सा काम है कि कोई कस्टम एरर मैसेज जो प्रोग्रामर शो करवाना चाहता है वो हैशटैग एरर से करवा सकता है, ठीक है। तो यह डेवलपर को फोर्स करता है कि कोई जरूरी मैक्रो डिफाइन होना चाहिए। मान लो पाई अपना एक इंपॉर्टेंट मैक्रो है कि ऐसा वैल्यू है जो आगे जाके बहुत बार काम में आने वाली है। तो अगर आपको मैसेज शो करवाना है कि अगर मैक्रो है अपना डिफाइंड है या फिर नहीं है, तो हम किससे शो करवा सकते हैं एरर मैसेज, हैशटैग एरर से शो करवा सकते हैं। क्लियर, एंड में खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये थी हमारी क्लास प्री प्रोसेसर की, छोटी सी क्लास थी लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।